हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर 8 द सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया था, पहले तो नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट कर लिया था हमने, फ्लूइड्स कौन से होते हैं बॉडी में, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, और हमने ब्लड के फंक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हमने क्या शुरू करना है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ी रिवीजन करना चाहता हूँ, तो आप भी मुझे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स में, कि जब ये पैदा होते हैं है ना, तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बट जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है रेड ब्लड सेल्स में, मेन हेमोग्लोबिन होता है ना। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर रेड क्यों होता है। ये पेपर में बहुत बार ही आ चुका है क्वेश्चन, क्यों होता है रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसके कारण क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। और आज हम करने जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब पहले तो यही लिखा है कि मतलब डिफरेंस क्या है रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल में। ठीक है, पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते, और वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, चाहे मैच्योर हो चाहे वो अभी पैदा हुआ हो। ठीक है, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही है। और दूसरा क्या है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन होता है, और जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। और तीसरा फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन। जो रेड ब्लड सेल है ना, उनका मेन फंक्शन क्या है, पहले तो एक ट्रांसपोर्ट हो गया है ना, मतलब यही है मेन फंक्शन। और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, वही लिखा है वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। इनको ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब सेल, तो क्या बन गया ल्यूकोसाइट्स, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। दे डिफर फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स इन हैविंग अ न्यूक्लियस एंड नॉट कंटेनिंग हेमोग्लोबिन। और इनका नंबर जो होता है ना वो काफी कम होता है, कितना होता है 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। जबकि रेड ब्लड सेल्स का हमने कितना मतलब काफी नंबर पढ़ा था है ना, कि मिलियंस में होते हैं उनके, तो ये पर कितने हैं, ये थाउजेंड्स में है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब आगे क्या है, डायबिटिक डिसीज के बारे में अब हमने पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होती है आप देखो। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं पे चोट लगी है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी बाजू में ही चोट लगी, अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया अंदर चला गया है ना वो इन्फेक्शन फर्दर ना कर पाए, तो क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे होते हैं, कैपिलरीज में होते हैं। ये जो येलो कलर की है ये क्या है, एक कैपिलरी, और ये जो व्हाइट कलर का है ये क्या है, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो अब चोट लगी हमारे, अब क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल है ये कैपिलरी से बाहर निकलकर वो इन्फेक्टेड एरिया वाली साइड पर चला जाएगा। वो कैसे जाएगा, पहले तो देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या दिखाया है कि थोड़ा सा क्या बाहर निकल गया है ना, कैसे निकला है, अपनी शेप को चेंज करके। और ये जो बाहर निकला पोर्शन है इसको हम क्या कह देते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो मतलब फोल्ड्स, और पोडिया मतलब लेग्स, मतलब फोल्ड्स लेग। ठीक है, ये मतलब बाहर ऐसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और मतलब जब पहले इतना से निकला फिर आगे क्या हो गया, मतलब स्यूडोपोडिया को अपना फैलाता रहता है ये। ठीक है, और ये यहाँ से पूरा अब निकल रहा है, कितना निकल गया, और अब यहाँ पे फाइनली ये पूरा निकल गया। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसका नाम क्या है, डायबिटिक डिसीज। ठीक है, ये लिखा है। और आपको पता है अमीबा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अमीबा की शेप क्या होती है, कोई डेफिनिट शेप थोड़ी होती है ना, वो चेंज करता रहता है अमीबा, अपनी शेप करता रहता है ना, शेप अपनी चेंज। तो वही लिखा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी क्या होते हैं, अमीबा की तरह ही होते हैं। मतलब कंपेयर किया, वैसे इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बस वैसे हम रिलेट करें कि जैसे अमीबा अपनी शेप को चेंज कर लेता है वैसे वाइट ब्लड सेल भी क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड, मतलब दे कैन चेंज देयर शेप एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया विद विच दे कैन स्क्वीज आउट मतलब बाहर निकल सकते हैं, थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज। कौन से टिश्यूज, जो क्या हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक डिसीज। ये पेपर में 1 वर्ड में पक्का आएगा, आप मेरा यकीन करो। ठीक है, ये आपने करके जाना है।
और हमने आगे क्या पढ़ना है, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। जो इनकी क्लासिफिकेशन हमने की है ना, वो किस बेसिस पर की है आगे वो पढ़ना है। बेस्ड ऑन शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स द वाइट ब्लड सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, ग्रेन्युलर एंड ए ग्रेन्युलर एंड 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स, ठीक है। ये टेबल में यही पढ़ना है हमने इसके बारे में, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि वाइट ब्लड सेल जो टर्म है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या अकेला वाइट सेल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो वाइट ये जो सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, इन द टिश्यू फ्लूइड। ये ब्लड में तो बहुत मतलब अपना मतलब बहुत थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करते हैं ब्लड में, ठीक है। तो मतलब इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल देम वाइट सेल्स इंस्टेड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वही लिखा है, द बेटर टर्म इज वाइट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मतलब 90% टाइम वो अपना टिश्यू फ्लूइड में स्पेंड कर देते हैं या फिर लिम्फ में, ठीक है। एंड वेरी लिटल टाइम इन दी ब्लड, मतलब 10% टाइम ही अपना ब्लड में स्पेंड करते हैं जो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं। तो बेटर टर्म क्या है, वाइट सेल्स, ठीक है। और अब इनका ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ओरिजिन मतलब ये कहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है। और लाइफ तो आपको बताइए क्या होती है लाइफ, है ना। ओरिजिन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ये, इन दी रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इन दी लीवर। ये आपने याद ही रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड इवन इन दी लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। इनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 2 वीक्स, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मुझे बताओ रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या होता था। अब वाइट ब्लड सेल पे आ जाते हैं, कितनी होती है इनकी लाइफ स्पैन, अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 14 डेज, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स की ही एक कैटेगरी है, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रोफिल। दे लिव ओनली फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स एंड अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे। ईच डे में इतने बिलियन न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब देखो 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़ के बराबर होता है 1 बिलियन, और यहाँ पर कितने हैं, 125 बिलियन है। आप खुद सोचो कितने ज़्यादा है ना। ये आपने ये भी डाटा मतलब, पर इतना आता नहीं वैसे पेपर में, बट रीडिंग एक बारी ले लेना, ठीक है। आपने बस यहाँ पे ये याद रखना है कि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स का, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ओल्ड और एंड वोर्न आउट वाइट ब्लड सेल्स दे आर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर एज दी आरबीसीज, ठीक है। ये हो गया। और अब हमने पढ़ना है ल्यूकीमिया के बारे में। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा ब्लड कैंसर के बारे में, काफ़ी टीवी सीरियल्स भी आते हैं ना, कहते हैं इसको ब्लड कैंसर है ना। वो ब्लड कैंसर क्या होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। और इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू में जो भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रेड ब्लड सेल्स से भी उनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वही लिखा है, इट इज़ द कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग वाइट ब्लड सेल्स हुज नंबर इंक्रीजेज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा, एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसीज। मतलब आरबीसीज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स उनकी जगह लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, ल्यूकीमिया। इट इज़ यूजुअली अ फैटल डिजीज। फैटल मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ल्यूकीमिया की डेफिनेशन, ठीक है। 1 वर्ड में भी आ सकता है और इसकी मतलब डेफिनेशन भी आ सकती है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ल्यूकीमिया। और आगे क्या है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकीमिया क्या हो गया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है आपको, ठीक है। ये आपने लर्न ही करना है, ठीक है। तो अब आगे क्या पढ़ना है हमने, फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इनका मेन फंक्शन तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, प्रोटेक्शन ही होता है ना। तो क्या करते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है बॉडी में, है ना, कोई भी चोट की वजह से जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो ये क्या करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब पहले उसको अपने अंदर मतलब एनगल्फ करके, एनगल्फ मतलब उसको एक तरह आप कह सकते हो उसको खा जाते हैं बैक्टीरिया को। पहले उसको अपने अंदर एनगल्फ करके फिर क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। फैगोसाइटोसिस यही होता है। और इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने अभी पढ़ना है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये मत कहना कि मुझे हमें पढ़ाया नहीं, न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। क्या करते हैं, इन विच मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स एंड पर्टिकुलरली
द न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ मतलब स्वेलो कर लेना, स्वेलो मतलब खा लेना, पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस स्पेशली दी बैक्टीरिया। दिस इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मतलब क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है ये मैकेनिज्म, क्योंकि अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया बैक्टीरिया को तो वो क्या करेगा और इन्फेक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। तो क्या होगा ये डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। और क्या आगे क्या लिखा है, एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द व्हाइट ब्लड सेल count up to about 50,000 or more per cubic millimeter indicates some infection in the body। तो क्या लिखा है, अगर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर 50,000 हो जाए या इसके भी मतलब ऊपर बढ़ जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गई है। ठीक है, अब आपने इन्फेक्शन और ल्यूकीमिया में कंफ्यूज नहीं होना। जब मतलब 50,000 फिर भी इतना नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब अगर इतना बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, मतलब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। ठीक है, अब आगे क्या है, इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके कभी मधुमक्खी लड़ी है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, बताओ मुझे, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, स्वेलिंग हो जाती है ना, जहाँ पे भी मधुमक्खी लड़ती है। ऐसा क्यों होता है, स्वेलिंग क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि जो हमारी फॉर एग्जाम्पल हैंड पे लड़ी तो हमारी हैंड में जो भी ब्लड वेसल्स है ना, वो क्या हो जाए, वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेट मतलब वो वाइड हो जाए। ठीक है, वाइड होने से क्या होगा कि जो ब्लड है ना वो ज्यादा फ्लो करेगा ब्लड वेसल में। अगर जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होगी मतलब वाइड होगी, है ना, तो क्या होगा, ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा। अगर ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे चोट की तरफ। और क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया एंटर किया है उसके स्टिंग की वजह से उसके अगेंस्ट फाइट कर सकेंगे। ठीक है, और उस एरिया पे जहां पर मधुमक्खी लड़ती है आपने देखा होगा कि वो एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे लड़ाई चल रही होती है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और उस जो मधुमक्खी का जो पॉइजन उसने इंजेक्ट किया है उसके बीच में। ठीक है, और क्या हो जाता है, रेडनेस भी हो जाती है। रेडनेस क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि मैंने बताया ना जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो वाइड हो जाती है ना, और ब्लड क्या होता है, ज्यादा फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, उसके कारण हमें रेडनेस भी दिखती है और पेन भी होती है। ठीक है, आपको पता पेन का वैसे मेन रीजन क्या होता है कि हम ज्यादा एक्टिविटी ना करें और क्या हो जाए, वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी दूर हो सके। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, इट अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी एंड टू लोकलाइज्ड इन्वेजन ऑफ जर्म्स। इन्वेजन मतलब अटैक, जर्म्स के अटैक से बचने के लिए। ठीक है, द इन्फ्लेम्ड स्पॉट, जहाँ पे भी हम फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी लड़ी है उसको क्या कह देते हैं हम, इन्फ्लेम्ड स्पॉट, या जहाँ पे भी चोट लग गई है। ठीक है सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज्ड लोकल हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एक्सेट्रा। इन सब के रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, हेयर द ल्यूकोसाइट्स स्पेशली द मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो इन्फ्लेमेशन है इनमें पर्टिकुलरली कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करते हैं, माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल बाय डायबिटीज एंड फाइट अगेंस्ट द disease causing germs. They also destroy the damaged cells by phagocytosis. ये बाहर उस साइट पे कैसे आते हैं, पहले ये क्या करते हैं, डायबिटीज के थ्रू मतलब कैपिलरी से बाहर निकलकर चोट वाली साइड एरिया पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये और भी क्या करते हैं, जो भी डैमेज्ड होते हैं सेल्स है ना, उनको भी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब उनको स्वेलो करके। ठीक है, और अब आगे क्या है, पस के बारे में हमने पढ़ना है ना। जब कोई भी चोट लग जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या पड़ जाती है, पस भी पड़ जाती है अगर हम उसका ध्यान ना रखें चोट में, है ना, देखा है ना आपने। तो वो पस किसकी बनी होती है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड व्हाइट ब्लड सेल्स टुगेदर विद द टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया। किसकी बनी होती है, पहले तो जो भी लड़ाई जब चल रही होती है कि जो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए, है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी जख्मी हो जाते हैं और उनकी भी क्या हो जाती है, समटाइम्स डेथ हो जाती है ना। तो क्या होती है, वही जो व्हाइट ब्लड सेल्स जिनकी डेथ होगी, है ना, वो अलोंग विद दी टिश्यू सेल्स जो कि है बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, वही सब वो मिलके क्या बना देते हैं, पस बना देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है पस। ये आपने सुना होगा ना कि अगर पस पड़ जाए तो
डॉक्टर क्या कहते हैं कि उसको फटाफट क्या करो, रिमूव कर दो, नहीं तो इन्फेक्शन इससे क्या होगी, और बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही मतलब पस इज वेरी डेंजरस। अब आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबॉडीज वाला तो मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया ही था, है ना, कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। जब भी कोई चोट लगती है और बैक्टीरिया एंटर करता है ना, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। जब भी कहीं पर चोट लगती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाकर फाइट करते हैं और उनको हरा देते हैं। ठीक है, वही लिखा है द व्हाइट ब्लड सेल्स स्पेशली द लिम्फोसाइट्स। इसमें किसका चीफ रोल किसका है, लिम्फोसाइट्स का। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स और द पॉइजन्स फ्रॉम देम। और आगे क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड जर्म्स और जर्म सब्सटेंसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज विच एट अ लेटर पीरियड वो डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जर्म्स इफ दे एंटर इनटू द बॉडी। तो आपने छोटी क्लासेस में वैक्सीनेशन की प्रोसेस तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेड बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, और हमारी बॉडी क्या करती है, उन बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है ना। तो जो एंटीबॉडीज है ना, वो क्या करती हैं, पहले तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, कि जब अगर वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया फिर से बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो क्या करते हैं, फटाफट ना काम करने लग जाती हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उसको मारने के लिए तैयार रहती हैं कि अंदर आ जा, तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी। मतलब ऐसे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को। ठीक है, वही प्रोसेस लिखी है ये वैक्सीनेशन की। मैं अभी आगे पहले ये पढ़ाकर अब हम ये करेंगे फिर टेबल। अब एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, व्हेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स गेन एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम दे प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस कॉल्ड द टॉक्सिन्स। जब भी किसी इंजरी के कारण कोई भी जर्म एंटर कर गया बॉडी में, तो क्या करता है, जर्म क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन का क्या मतलब हो गया, मतलब जहर टाइप्स हो गया। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मीनिंग, पॉइजन इन रिस्पॉन्स द लिम्फोसाइट्स ऑफ द ब्लड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पीछे मैकेनिज्म बता दिया है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है विच सर्कुलेट फ्रीली इन दी ब्लड प्लाज्मा। द एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द टॉक्सिन फॉर विच दे आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल अब ये है ना, मैंने पोलियो की वैक्सीन तो लगी है हम सभी को, है ना। जो पोलियो की वैक्सीन है ना, वो क्या करती है, पहले तो हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, पहले वो वैक्सीन में क्या होता है, बैक्टीरिया ही होते हैं पोलियो के, जो वीक होते हैं बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया। हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाई, है ना। एंटीबॉडीज ने क्या किया, फिर वो स्टोर होगी हमारी बॉडी में, है ना। अब जब फिर से पोलियो, अगर कभी मतलब पोलियो का बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर गया हमारी बॉडी में, है ना, तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज हैं उस पोलियो के बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करेंगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और चीज का, फॉर एग्जाम्पल टीबी का बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया, है ना, तो ये जो एंटीबॉडीज पोलियो के खिलाफ बनी थी, ये क्या ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ भी लड़ेंगी? ऐसा नहीं होता। अगर पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं तो वो पोलियो के बैक्टीरिया के खिलाफ ही लड़ेंगी। ठीक है, मतलब क्या है, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। ठीक है, ये मतलब है, द एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द टॉक्सिन्स फॉर विच दे आर प्रोड्यूस्ड। द एंटीबॉडीज एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स विच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन। ये क्या करती हैं, मतलब जो टॉक्सिन भी है ना, उसको भी क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज, मतलब उसका इफेक्ट जो है उसको खत्म कर देती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, वही लिखे, एंटीबॉडीज में परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर द डिजीज has been overcome and the person who has recovered becomes immune to the disease. This is the underlying principle of vaccination. ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जब एक बार ये बैक्टीरिया एंटर किया है ना, हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, मतलब काफी टाइम के लिए मतलब हमारी बॉडी में स्टोर ही रह जाती हैं। ठीक है, एंड द पर्सन जो मतलब ठीक हो चुका है अभी उस डिजीज से, ठीक है, वो क्या बन जाता है, इम्यून हो जाता है वो डिजीज के खिलाफ। मतलब अब अगर दोबारा से उसको वो डिजीज हुआ तो क्या होता है,
वो मतलब एंटीबॉडीज जो उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी हैं वो उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाती हैं। ठीक है, इसकी मतलब फेमस एग्जांपल चिकन पॉक्स की भी है। हम सभी को एक ना एक बार तो जब हम छोटे थे हमें चिकन पॉक्स हुआ ही है ना। तो मतलब ये कहते हैं कि होना ज़रूरी है एक बारी, क्योंकि क्या होता है जब ये एक बारी हो जाता है तो क्या होता है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारी बॉडी में, और हमें ये दोबारा नहीं होने देती ये जो एंटीबॉडीज़ हैं। क्योंकि अगर कभी भी ये चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया अगर कभी एंटर कर गया फिर से बॉडी में, तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ना ये स्टोरी होती है हमारी बॉडी में, और ये क्या करती हैं फाइट करती हैं फटाफट, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, वही लिखे। और जो वैक्सीनेशन की अब ये डेफिनेशन क्या है, अ डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड डिजीज जर्म्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। वाइट ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं? पहले तो ये मतलब 2 तरह के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, ग्रेन्यूलर, और दूसरे नॉन ग्रेन्यूलर या फिर ए ग्रेन्यूलर। ठीक है, दूसरा नाम क्या है नॉन ग्रेन्यूलर का, ए ग्रेन्यूलर। ठीक है, ग्रेन्यूलर कौन से होते हैं, जिनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स में होता है। मतलब ये देखो ना, ये एक न्यूक्लियस है पर इसके अंदर कितने लोब्स है, 1 2 3 ना। जो इसमें कितने 1 और 2 दिख रहा है ना आपको। देखो जो ये वाला न्यूक्लियस है इसमें कितने लोब्स हैं, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1 2। इसमें कितने हैं देखो, है ना। मतलब शेप क्या है इनकी, लोब्स में कन्वर्ट हो गए हैं ये, वही है। ठीक है, और जो नॉन ग्रेन्यूलर है उनमें क्या होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म है विदाउट ग्रेन्यूल्स होता है ना। ये तो नेम से क्लियर हो रहा है। ग्रेन्यूलर में साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे, और जो नॉन ग्रेन्यूलर है उनमें क्या है नहीं होंगे ग्रेन्यूल्स। ये तो नेम से क्लियर हो रहा है हमें, है ना। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है नॉन ग्रेन्यूलर में वो क्या होता है, सिंगल होता है और बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, न्यूक्लियस क्या है, सिंगल है, एक ही न्यूक्लियस है यहाँ पे, और क्या बड़ा सा न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी एक ही है और क्या बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आपने ये डायग्राम्स का भी ध्यान रखना है कि मतलब ना वो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो इनमें से कोई भी डायग्राम दे देंगे आपको और कहेंगे कि आइडेंटिफाई दी सेल, और ऑप्शंस में ये दे देंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, ये न्यूट्रोफिल का है, ये यूसिनोफिल, ये बेसोफिल का, ये लिम्फोसाइट का, और ये मोनोसाइट का नीचे वाला। ठीक है, ये इनकी क्या अपीयरेंस है। अब डिस्टिंग्विशिंग फीचर का क्या मतलब है, इनको मतलब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इनको दूसरे सेल्स में से मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें कितने लोब्स होते हैं, 3 to 4। यहाँ पे कितने शो किए हुए हैं उन्होंने, 3 शो किए हुए हैं, है ना। पर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 4 भी हो सकते हैं। और क्या है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, है ना। ये तो सब में कॉमन ही आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, ग्रेन्युलर में है ये। ठीक है, मतलब ग्रेन्युलर में ना फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली क्या है, न्यूट्रोफिल, दूसरी क्या है, यूसिनोफिल, थर्ड क्या है, बेसोफिल। और नॉन ग्रेन्युलर की फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं। पहली क्या है, लिम्फोसाइट, और दूसरी क्या है, मोनोसाइट। ठीक है, ये जो नीचे परसेंटेज लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है कि मतलब ये वाइट ब्लड सेल्स का कितना पोर्शन में मतलब न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो टोटल जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, है ना, उसके 62% में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल, 2.3% में इओसिनोफिल, 0.4% में बेसोफिल, 30% में लिम्फोसाइट और 5.3% में मोनोसाइट। आपने बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है और सबसे कम क्या होता है। ठीक है, आपने मतलब ये परसेंटेज नहीं याद रखनी, याद अगर रखना है आपने तो क्या रखो, इनका ऑर्डर याद रख लो कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल, उससे कम कौन सा, लिम्फोसाइट 30%, उससे कम क्या है, मोनोसाइट, और फिर क्या आएगा, यूसिनोफिल और बेसोफिल। मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज करो इन दी ऑर्डर ऑफ देयर मतलब परसेंटेज। ठीक है, इन दी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने याद रख लेना है। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं याद करनी। और अब फिर से हम यहाँ पर आ रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर पे। जो ये न्यूक्लियस है ना, इनके कितने लोब्स हैं, 3 to 4। ठीक है, और क्या ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, और ये स्टेन किससे होती हैं, स्टेन मतलब जब हमने स्टडी करनी होती है ना, अबाउट किसी भी मतलब तरह के सेल को, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर हम डाई लगाते हैं। ठीक है, डाई लगाने से क्या होगा कि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू
थ्रू उसके देखते हैं, उसे देखते हैं सेल को, तो हमें वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेन विद न्यूट्रल डाई, तो इसका नाम क्या बना, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल ही हो गया है ना, तो ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये किससे स्टेन होंगे, न्यूट्रल डाई के साथ। और इसका फंक्शन क्या होता है, एनगल्फ बैक्टीरिया, फेगोसाइटोसिस मतलब। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पढ़ाई है फेगोसाइटोसिस में कि कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली दी न्यूट्रोफिल। ठीक है, वही लिखा है फेगोसाइटोसिस वहां पे भी। ये अगर फंक्शन आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इनका फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, और फिर उसकी डेफिनेशन। और साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इन दी बोन मैरो। और अब नेक्स्ट क्या है, इओसिनोफिल। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्मिक का क्या मतलब है, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। और ये स्टेन किससे होते हैं, इओसिन डाई से। ये क्या है, एसिड डाई होती है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, ये तो इओसिनोफिल है, तो स्टेन किससे होंगे, डार्क रेड इओसिन से। ये डाई का नाम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये मतलब बेसिक होती है, एसिडिक होती है या न्यूट्रल होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये कैसी डाई होती है, एसिड डाई होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया को स्वेलो कर लेना, मतलब एनगल्फ कर लेना, और एंटीटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करना। और ये जब भी कोई एलर्जी होती है हमारी बॉडी में, तो मतलब एलर्जी को ट्रीट करने का काम किसका होता है, इओसिनोफिल का ही होता है मेन वर्क। ठीक है, वो अलग बात है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, अगर हम मेडिसिन ना भी लें तो भी जो हमारी बॉडी में इओसिनोफिल्स होते हैं, ये मतलब वो एलर्जी के बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, और ये इनकी भी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बोन मैरो। नेक्स्ट क्या है, बेसोफिल। इनके भी न्यूक्लियस क्या होते हैं, लार्ज होता है, और इंडिस्टिंक्टली लोब्ड। इंडिस्टिंक्टली मतलब इतना क्लियर नहीं होता। इंडिस्टिंक्टली का क्या मतलब है कि इतना क्लियर नहीं है कि मतलब कैसे लोब है, कितने लोब्स हैं इसके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो रहा ना पूरा। और क्या है, ग्रेन्यूल्स जो है इसके स्टेन विद बेसिक डाई। बेसिक डाई का नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू। इसका फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन में मतलब इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी पढ़ाई है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, और इनकी भी साइड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बोन मैरो है। देखो पहले तीनों की तो बोन मैरो ही है ना, इसकी भी बोन मैरो है। ठीक है, तो साइड ऑफ प्रोडक्शन तो क्या इजी है याद रखने के लिए, नेम्स भी इजी हैं, मतलब आपने फंक्शंस और डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही आपको मतलब थोड़ा टाइम लगाकर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप मतलब समझ कर करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, नॉन ग्रेन्युलर पे हमारे हैं अब। इसकी 2 कैटेगरीज का क्या नाम है, पहली क्या है लिम्फोसाइड, और दूसरी क्या है मोनोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइड क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, मतलब जितने टाइप्स के अभी हमने पढ़े वाइट ब्लड सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, एक मतलब सिंगल और बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। और जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है इनका, लार्ज होता है, और क्या होता है, किडनी शेप्ड। ये देखो किडनी जैसा ही है ना, इसका जो न्यूक्लियस है वही लिखा है, एंड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेजिस का क्या मतलब है, वो सेल्स जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं। ठीक है, वही है। अब लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और कहाँ पे प्रोडक्शन होती है, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ ग्लैंड्स में क्या क्या, स्प्लीन होगा, टॉन्सिल होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, इंजेस्ट दी जर्म्स। इंजेस्ट मतलब उनको मतलब मार देते हैं। ठीक है, जर्म्स को। और इनकी भी प्रोडक्शन साइट क्या है, बोन मैरो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी मतलब काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसमें भी 1 वर्ड की मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इओसिन डाई हो गया है ना, यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू हो गया, इनका फंक्शन हो क्या है ना, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। इनका दूसरा नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ओवल होते हैं। ओवल मतलब ऐसी शेप होती है इनकी। ठीक है, ओवल शेप के होते हैं और राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और नॉन न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है, विदाउट न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्लड में तैरते रहते हैं ये थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नंबर क्या होता है, दीज आर अबाउट 2 लाख to 4 लाख
पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स हैं, है ना, ये हमें कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमारी बॉडी में, अब हमने ये पढ़ना है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मेनली जो सेल्स हैं, है ना, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इनसाइड दी बोन मैरो, है ना। ये भी मतलब वहीं से रिलेटेड है कि वहाँ पे ना मतलब एक और तरह के बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, जो ये सेल्स हैं, है ना, इनसे टूट टूट कर बनते हैं ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ठीक है, बस आपने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस ये वर्ड याद रखने हैं कि कहाँ से डिराइव होते हैं ये प्लेटलेट्स, डिराइव्ड फ्रॉम दी मेगा कैरियोसाइट्स इन दी रेड बोन मैरो। ठीक है, आपने ये नहीं कुछ भी करना, इतना ये पेपर में नहीं आता। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो क्या होते हैं, पहले तो ये क्या होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से अलग हो जाते हैं, है ना, बट ये इस तरह से अलग होते हैं कि इनके बाहर भी क्या आ जाती है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, मतलब मेम्ब्रेन आ जाती है। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इनके बाहर क्या होती है, एक तरह एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। लाइफ स्पैन कितना होता है, 3 to 5 days एंड आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन दी स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है लोकेटेड इन दी एब्डोमेन। ठीक है, ये भी लर्निंग करना है आपने। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो हमारी ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो भी होती है ना, वो मतलब कौन से सेल्स करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं पूरा। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये करके फिर हम वो रीड करेंगे जो ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। पहले क्या है, जो इंजर्ड टिश्यू है ना, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे क्या आ जाते हैं, जो ये थ्रोम्बोसाइट्स है ना, या दूसरा नाम इनका क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या आ जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और जो इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे मिलकर क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, और थ्रोम्बोकाइनेस का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर एक्स। देखो आपको नाम तो याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, मैं मैकेनिज्म ही मैं बता सकता हूँ, लर्न तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेस जो रिलीज किया इन्होंने, वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू थ्रोम्बिन। यहाँ पे याद क्या करना है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और जो थ्रोम्बिन है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, और जो फिर ये जो थ्रोम्बिन है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। जो फाइब्रिनोजन है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और जो फिब्रिन होता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल। ठीक है, ये जो हमारी क्लोट बनता है ना, ये मतलब फाइब्रिन का ही बना होता है। ठीक है, और फिर ये जो फाइब्रिन है जो क्या इनसोल्यूबल है, ये क्या करता है, फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, फिर जो ये ना नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क मतलब एक जाल की तरह होता है। ठीक है, और उस जाल में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लोट है ना, हमें रेडिश सही दिखता है कलर उसका, तो रेडिश कलर क्यों दिखता है, क्योंकि जो फिब्रिन है उसमें क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, क्लोट और थ्रोम्बस। ठीक है, अब हम रीडिंग कर लेते हैं। When a blood vessel is cut, blood escapes from it, but soon a clot is formed on the wound and the flow of blood is stopped. If it were not so, the injured person would bleed to death. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जब भी किसी वेसल में हमारे कट लग जाता है ना, तो क्या होता है, खून निकलता है वहां से। ठीक है, अगर हमारे क्लोट ना फॉर्म करता, ठीक है, क्लोट ना बनता, तो क्या होता, खून निकलता ही रहता है ना, और मतलब इतना अगर खून मतलब हद से ज्यादा निकल जाता तो क्या होता, पर्सन की डेथ हो जाती। ठीक है, इसलिए क्लोटिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये सेम मैकेनिज्म ही है यहाँ पे भी। ठीक है, वहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप मतलब अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब टीचर पे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो मतलब आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो पेपर में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द थ्योरी। तो क्या लिखा है, द इंजर्ड टिश्यू एंड द प्लेटलेट्स विच डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वुंड रिलीज द सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेस, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। मोर रिसेंटली इट इज कॉल्ड फैक्टर एक्स और स्टुअर्ट फैक्टर। तो ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको, है ना, कि जो इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स है ना, वो वुंड की साइड पे क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेस।
ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर मतलब पहले क्या कहते थे इसको, फैक्टर एक्स और स्टुअर्ट फैक्टर। और जो ये थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज हुआ, ये क्या करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है पूरा ये, पर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे भी, ठीक है। आपने ये सारा लर्न करना ही करना है, ये पेपर में पक्का आएगा, ये बोर्ड में भी आ सकता है आपका, कि पूरी प्रोसेस लिखो ब्लड क्लॉटिंग की, ठीक है। कि हमने जो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा, ये अब प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, ठीक है। आपने ये याद रखना है, कौन सा विटामिन है, विटामिन के। और ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस भी आ जाएंगे कि विटामिन के क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है या फैट इनसोल्यूबल होता है, क्या होता है, ये ऑप्शंस आपको ऐसे दे देंगे, तो आपने क्या टिक करना है, फैट सोल्यूबल, ठीक है। और जो यहाँ पर थ्रोम्बिन बना अब, है ना, वो क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस रिएक्ट करता है विद सोल्यूबल फाइब्रिनोजन, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन, ठीक है। और जो चाहे फिब्रिन बोलो चाहे फाइब्रिन बोलो, जो कुछ मर्जी आप बोल सकते हो इसको। और जो फिब्रिन है वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक ना काफी हार्ड सा सब्सटेंस होता है, जो क्या बना लेता है, धागे से बना लेता है, ठीक है। थ्रेड टाइप्स क्या फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और दिस माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन दे आर स्टिकी एंड फॉर्म्स इन नेटवर्क एट द वुंड। अगर ये फॉर एग्जांपल स्टिकी नहीं होंगे, है ना, तो क्या ये जहाँ पर चोट लगे वहां पर स्टिक कर पाएंगे, नहीं ना। तो इनका स्टिकी होना जरूरी है एक तरह से फिब्रिन थ्रेड्स का, है ना। तो ये लिखा है दे आर स्टिकी एंड फॉर्म इन नेटवर्क एट दी वुंड, एक जाल सा फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ये जाल इन्होंने फॉर्म किया, वहां पे क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं, है ना, वहां पे ट्रैप हो जाते हैं फिब्रिन के नेटवर्क में, और क्या होता है, जो नेटवर्क है ना, वो क्या हो जाता है, फिर श्रिंक हो जाता है। श्रिंक बिल्कुल जो भी लिक्विड पोर्शन होता है ना उस नेटवर्क में, वो क्या है, उसको स्क्वीज आउट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। और किसको निकालता है, द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लियर लिक्विड सीरम, है ना। हमने सीरम की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, याद करो। देखो यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि सीरम किसके इक्वल होता है, जब हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन या फिर फिब्रिन को हटा दे तो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। तो वही लिखा है कि जब हम जो पूरा वो बना, जब फिब्रिन का जो नेटवर्क था उसमें रेड ब्लड सेल्स आए, है ना, तो पूरा एक क्या बन गया, एक तरह का मिक्सचर बन गया। और वो फिर जो मिक्सचर था उसमें क्या होता है, जो नेटवर्क होता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, और जो प्लाज्मा होता है ना, उसको क्या कर देता है, स्क्वीज आउट कर देता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड, ठीक है। इसका यही हो रहा है कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिन इक्वल टू सीरम, ठीक है। और जो सॉलिड मास जो रह जाता है पीछे, है ना, उसको क्या कह देते हैं हम, क्लोट। क्लोट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो कुछ ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इजीली अब आप समझ सकते हो, मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है।